हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो हमारा जो लेक्चर सीरीज चल रहा है वो है रेडियो एक्टिविटी के ऊपर। इस सीरीज़ में लगभग 4-5 वीडियोस आ चुका है। हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है वीडियोस के अंदर, जैसे कि अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, उसके बाद हाफ लाइफ क्या है, उसके बाद डीके कांस्टेंट क्या है, मीन लाइफ क्या है, एवरेज लाइफ क्या है, ये सब कुछ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए आ चुके हैं तो वो वीडियोस देख के आइए, क्योंकि ये वीडियो देखने से पहले वो देखेंगे तो भी आपका बेस स्ट्रांग होगा। अगर बेस स्ट्रांग नहीं हुआ तो डायरेक्टली आज जो मैं पढ़ाऊंगा वो आप दिमाग में नहीं घुसेगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा ये वीडियो देखने से पहले आप मेरे पहले वाले वीडियो को देख के आइए। तो चलिए आज का वीडियो का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है न्यूक्लियर फ्यूज़न। उसका नाम है न्यूक्लियर फ्यूज़न। अब फ्यूज़न के बारे में, व्हाट इज़ फ्यूज़न? अब फ्यूज़न के बारे में बेसिक आइडिया मैंने एक वीडियो में बात किया था। जब मैंने बाइंडिंग एनर्जी स्टेबिलिटी कर्व मैंने ड्रॉ किया था, ऐसे कर्व मैंने ड्रॉ किया था ना, यहाँ पर हम लोग एक साइड में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन था, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और इधर था मास नंबर या एटॉमिक नंबर। ऐसा हमने एक ड्रॉ किया था फ्रैक्शन। तो यहाँ पर हमने देखा था जिसका एटॉमिक नंबर भी ए नहीं, आप लोग इसको जेड कंसिडर कीजिए, जेड एटॉमिक नंबर। तो जहाँ पर हमने देखा था जेड ग्रेटर देन 50, जिन सब न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 50 था, दे परफॉर्म फ्यूज़न। ये मैंने बताया था उस वीडियो के अंदर, दे परफॉर्म फ्यूज़न। अब व्हाट इज़ फ्यूज़न? वो लोग फ्यूज़न परफॉर्म करके क्या करते थे? फ्यूज़न परफॉर्म करके वो लोग वापस स्टेबल होते थे, क्योंकि वो लोग अनस्टेबल न्यूक्लियस थे। आफ्टर डूइंग फ्यूज़न दे बिकम स्टेबल। सो नाउ वी हैव टू से व्हाट इज़ फ्यूज़न। अब देखिए क्या होता है फ्यूज़न के अंदर। अब फ्यूज़न एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर एक रेडियो एक्टिव प्रोसेस क्या होता है, अनस्टेबल से स्टेबल। तो ये अगर हम लोग का एक पेरेंट न्यूक्लियस रहा, ये हम लोग का एक पेरेंट न्यूक्लियस रहा, यहाँ से फिजन होने के बाद दो आइडेंटिकल डॉटर न्यूक्लियस का क्रिएशन होगा, दो आइडेंटिकल डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा, दो आइडेंटिकल डॉटर न्यूक्लियाई। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। दिस इज द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन। अब इसको मैं अगर एक डेफिनेशन की तरह लिखूं, यह है हेवी और यह है लाइटर, ये दोनों हैं लाइटर न्यूक्लियाई। ये था हेवी न्यूक्लियस और वो था लाइटर न्यूक्लियाई। सो व्हाट इज फ्यूजन? फ्यूजन इज अ प्रोसेस इन विच ए हेवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर लाइटर न्यूक्लियाई। तो फ्यूजन का मैं अगर डेफिनेशन लिखूं, उसको देखिए, नोट डाउन कीजिए। फ्यूजन इज ए न्यूक्लियर फेनोमेना, न्यूक्लियर नहीं, रेडियो एक्टिव फेनोमेना कीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। एक रेडियो एक्टिव फेनोमेना in which a heavy nucleus is split up into two लाइटर न्यूक्लियाई। और इस ये आप और भी क्लियर होगा, 2 और मोर कीजिए, क्योंकि एक पेरेंट से 2 डॉटर नहीं, 2 से ज़्यादा डॉटर भी हो सकता है। तो इसके बारे में मैं फिर डिटेल्स में करूँगा। ये वाला पहले नोट डाउन कर लीजिए। फ्यूजन इज ए रेडियो एक्टिव फेनोमेना इन विच ए हेवी न्यूक्लियस इज स्प्लिट अप इनटू 2 और मोर लाइटर न्यूक्लियाई। सो मैंने क्या देखा, एक पेरेंट न्यूक्लियस से 2 डॉटर न्यूक्लियस का क्रिएशन हो रहा है। सो क्या 3 नहीं हो सकता? ऑब्वियसली 3 भी हो सकता है। यह है एक पेरेंट न्यूक्लियस, यहाँ से 3 डॉटर न्यूक्लियस भी हो सकता है, 3 डॉटर न्यूक्लियस। लेकिन हम लोग का जो नेचर में जो होता है न्यूक्लियर फिशन, मोस्ट न्यूक्लियर फिशंस आर बाइनरी। मोस्ट न्यूक्लियर फिशंस आर बाइनरी। मोस्ट न्यूक्लियर फिजन्स आर बाइनरी। इसका रीज़न क्या है?
इसका रीज़न ऐसा सच कुछ है नहीं, लेकिन हम लोग का एलिमेंट्स जब परफॉर्म करते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न, वो ऐसा टाइप का एनर्जी रिलीज करता है कि 2 से ज़्यादा बाइनरी मतलब 2 डॉटर न्यूक्लियाई, 2 डॉटर न्यूक्लियाई। दिस इज द मीनिंग ऑफ बाइनरी, मतलब एक पेरेंट से 2। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कीजिए। न्यूक्लियर फ्यूज़न में मतलब 2 डॉटर न्यूक्लियाई होता है, और 4 में से मतलब 1000 में, और आउट ऑफ 1000 ओनली 4 हैव 3 डॉटर न्यूक्लियाई। मतलब एज फॉर एग्जाम्पल है, इतना कम होता है, मतलब मैक्सिमम होता है 2 डॉटर न्यूक्लियाई और बहुत ही कम होता है 3 डॉटर न्यूक्लियाई। अब मैं न्यूक्लियर फ्यूज़न मैं तब से बोल रहा हूँ, थोड़ा आप लोगों को बोरिंग लग रहा है शायद, लेकिन मैं थोड़ा एग्जाम्पल से जैसे समझाऊंगा आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा, इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा आप लोग पेशेंस के साथ सुनिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और कैसे होता है न्यूक्लियर फ्यूज़न मैं अभी देखता हूँ ड्राइंग करके। देखिए फ्यूज़न क्या है, मैं आप लोग पूरा डिटेल्स में आप लोगों को बोलूँगा, थोड़ा आराम से डिटेल्स से देखिए, बहुत मज़ा आएगा। ये है एक न्यूक्लियस, ये है एक न्यूक्लियस, इसके अंदर क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। एक न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। यह एक न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस में एक थर्मल न्यूट्रॉन में भेजूंगा। दिस इज ए थर्मल न्यूट्रॉन, मतलब ये जो है हम लोग का, ये एक थर्मल न्यूट्रॉन है जो हीटेड है, थर्मल न्यूट्रॉन। इसको मैं हाई स्पीड में इस न्यूक्लियस में भेजूंगा, इस थर्मल न्यूट्रॉन को। कितने एनर्जी में, 0.025 MeV एनर्जी में मैं न्यूक्लियस की तरफ भेजूंगा इस थर्मल न्यूट्रॉन को। थर्मल न्यूट्रॉन मतलब जो हीटेड है, सॉरी MeV नहीं, MeV मतलब बहुत पावर हो जाएगा, 0.025 EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी में एक थर्मल न्यूट्रॉन को भेजूंगा न्यूक्लियस के अंदर। तो क्या होगा, जब एक हाई स्पीड थर्मल न्यूट्रॉन आकर न्यूक्लियस में लगेगा, मतलब फ्यूजन कैसे होता है मैं वो दिखा रहा हूँ। क्या होगा उसमें एक, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसमें एक स्प्लिटिंग टाइप का होगा, मतलब जो न्यूक्लियस था वो कुछ ऐसा टाइप आ जाएगा। मतलब दिस इज सिमिलर टू द माइटोसिस प्रोसेस। आप लोग बायोलॉजी में माइटोसिस सेल डिवीजन पढ़ के आ चुके हैं, तो वैसा ही टाइप का चीज़ हो रहा है। मतलब ऐसा करके दोनों सेपरेट हो जाएगा ड्यू टू दिस थर्मल न्यूट्रॉन। मतलब एक गुब्बारा था, गुब्बारा में एक बॉल आके लग गया तो क्या हुआ, दोनों सेपरेट हो जा रहा है। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये दोनों दो अलग न्यूक्लियस में फॉर्म हो जाएगा। देखिए दिस इज द प्रोसेस ऑफ, ये क्या है, डॉटर न्यूक्लियाई। दिस इज डॉटर न्यूक्लियाई, ये था पेरेंट न्यूक्लियाई। सो पेरेंट से डॉटर कैसे हो रहा है, देखिए ये है, और यहाँ पर क्या हुआ, स्प्लिट अप हो गया। ये क्या हुआ, स्प्लिट अप हो गया। इसको देखिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। सब कुछ ऐसे आस्ते आस्ते नोट डाउन कीजिए, जितना नोट डाउन करेंगे उतना आप लोगों को क्लियर होगा। इसको नोट डाउन कीजिए, मैं 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। सो एग्जाम्पल देखते हैं। फिजन, तब से मैं फिजन बोल रहा हूँ, लेकिन फिजन का मैंने अभी तक एक एग्जाम्पल अभी तक डिस्कस नहीं किया। तो फिजन का एग्जाम्पल कैसे होगा, तो सोचिए पहले मैंने जो यहाँ पर यूरेनियम ड्रॉ किया था, वो यूरेनियम क्या है, यूरेनियम 235। उसमें क्या बॉम्बार्ड हो रहा था, उसमें 0N1 एक न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड हो रहा था। यूरेनियम 235 था, उसमें क्या आया, एक 0N1 न्यूट्रॉन आया। तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, 0N1 न्यूट्रॉन आने से, 0N न्यूट्रॉन आने से हो जाएगा हम लोग का 23692, यूरेनियम 23692, एंड दिस इज द अनस्टेबल यूरेनियम। मैंने क्या हुआ था, जब पहले मैं फिर से छोटा कर डायग्राम बना रहा हूँ, यहाँ पर यूरेनियम था, यहाँ पर थर्मल एजिटेटेड न्यूट्रॉन जब आ गया तो क्या हुआ, 23692, फिर क्या हुआ, थर्मली अनस्टेबल हो गया, ऐसे टाइप का फिनोमेना आया था, फिर स्प्लिट हुआ दोनों डॉटर में। तो अभी हम लोग ये जो 23692 है, ये डी स्टेज है, इस स्टेज में, क्योंकि पहले स्टेबल मतलब स्टेबल नहीं था, लेकिन जब थोड़ा अनस्टेबल था, लेकिन जब न्यूट्रॉन बाहर से आकर धक्का मारा फिर और भी अनस्टेबल हो गया, दैट इज अनस्टेबल यूरेनियम। तो अब 23692 क्या करेगा, 23692 ब्रेक्स अप इनटू यूरेनियम 236U92 परफॉर्म फिजन परफॉर्म करेगा, और क्या क्या आएगा, यह आएगा हम लोग का जो फॉर्म होगा वो होगा 14456 Ba
144 56 BA। उसके बाद क्या आएगा आप लोग थोड़ा देखिए, उसके बाद आएगा हम लोगों का 89 36 क्रिप्टन, 89 36 क्रिप्टन। और क्या होगा, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। दिस इज द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन, दिस इज एन एग्जाम्पल। और इसके साथ और एक चीज़ होगा, क्या होगा देखिए, हमने जब ऐड करेंगे 56 36 तो क्या हो जा रहा है 92 हो जा रहा है, 50 30 80 और 6 6 12 तो क्या हो जा रहा है 92, बैलेंस, बोथ साइड बैलेंस हो गया। और उधर हम लोग का 144 और 89 ऐड करेंगे तब देखिएगा कि हम लोग का अपर साइड हम लोग का मास नंबर बैलेंस नहीं हो रहा है। अच्छा से देखिए 144 89 कितना आया, 144 89 डेट इज 9 4 13 8 4 2 13। उसके बाद हम लोग का 233, लेकिन इधर क्या था 236। सो लेफ्ट हैंड साइड मास नंबर इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड मास नंबर। सो यहाँ पर हमने एक चीज़ मिस किया, इसलिए मैं पहले लिख रहा हूँ ये वाला, उसके बाद हम कैसे आ रहा है वो मैं दिखा रहा हूँ। उसके लिए क्या आएगा इधर 3 1 N 0 प्लस Q। सो 3 न्यूट्रॉन्स था इधर, वो हमने मिस किया था। तो दिस इज द फिनोमेना ऑफ न्यूक्लियर फिजन। ओ सॉरी, एक चीज़ इधर मैंने न्यूट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन गलत किया, ये 1 N 0 होता है, 0 N 1 नहीं 1 N 0, इसलिए 236 हुआ। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर फिजन। ये और भी कुछ हो सकता है 236 92 से, और दो चीज़ हो सकता है 236 92 यूरेनियम 92, इससे हम लोग का एंटीमनी भी आ सकता है। अब एंटीमनी का एटॉमिक नंबर क्या है, एंटीमनी का है 51 133 51। और इसके साथ और क्या आएगा, एंटीमनी के साथ आप लोग थोड़ा सोचिए, ये आएगा NB 99 41 NB। उसके बाद क्या आएगा देखिए, अब हम लोग का एटॉमिक नंबर बैलेंस हो गया, सिर्फ क्या बैलेंस नहीं हुआ, मास नंबर बैलेंस नहीं हुआ। सो मास नंबर के लिए कैलकुलेशन कीजिए, 133 99 93 12 1 91 10 13 232, इधर क्या था 236। सो 4 न्यूट्रॉन्स आर रिलीज्ड, 4 1 N 0 और Q। अब यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट बात करूँगा, देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर हम लोग यही करेंगे कि देखिए जब भी फिजन हो रहा है सम अमाउंट ऑफ न्यूट्रॉन्स आर रिलीज्ड। जब भी फिजन हो रहा है, whenever fission takes place, some amount of neutrons are released. Whenever fission takes place, some amount of neutrons are released. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कीजिए। जब मैं चेन न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ाऊंगा तब ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। Whenever fission takes place, some amount of neutrons are released। और इसका एक पॉइंट है, ये नोट डाउन कीजिए, ऑन एवरेज 2.5 न्यूट्रॉन्स आर रिलीज्ड पर फिजन। मतलब ये हो गया ना, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑन एवरेज 2.5 न्यूट्रॉन्स आर रिलीज्ड पर फिजन। इसको नोट डाउन कीजिए, हर एक फिजन में 2.5 न्यूट्रॉन्स रिलीज हो रहा है। मतलब हमने क्या दिया था, हमने जब फिजन का स्टार्टिंग में देखिए, फिजन का स्टार्टिंग में हमने एक यूरेनियम के साथ एक न्यूट्रॉन दिया था। मैं अच्छे से देखिए, इसको इधर रहने दीजिए, ये क्या था, ये था 236 यूरेनियम 92, और ये कहाँ से आया 1 N 0 प्लस 235 यूरेनियम 92, यहाँ से आया हम लोग का क्या, यहाँ से हम लोग का आया यूरेनियम 236 92। ये जो हम लोग का प्रोसेस था, यहाँ से क्या आया, यहाँ से ही तो 236 यूरेनियम 92 आया। तो फिजन को स्टार्ट करने के लिए हमें सिर्फ एक न्यूट्रॉन चाहिए। कोई भी फिजन स्टार्ट करने के लिए हमें सिर्फ एक न्यूट्रॉन चाहिए। लेकिन जब फिजन स्टार्ट हो गया, देखिए उसी यूरेनियम के से कितना न्यूट्रॉन निकला, मतलब एक न्यूट्रॉन से यूरेनियम आया, लेकिन वो फिजन करके 3 न्यूट्रॉन निकाला। अच्छे से देखिए, हमने एक न्यूट्रॉन, एक थर्मल न्यूट्रॉन, हमने एक थर्मल न्यूट्रॉन दिया। सो एक थर्मल न्यूट्रॉन से 3 थर्मल न्यूट्रॉन निकल रहा है। अब ये था, अभी कोई जगह में
अच्छे से देखिए, एक जगह में अगर मैंने यूरेनियम का सैंपल रखा तो सिर्फ एक तो यूरेनियम तो नहीं रहेगा, देयर आर मेनी इन्फिनिट नंबर ऑफ यूरेनियम एटम्स। सो एक न्यूट्रॉन जब यूरेनियम के साथ कोलाइड करता है तब फिजन टेक्स प्लेस करता है और उसी फिजन से 3 न्यूट्रॉन निकलता है। सो वो 3 न्यूट्रॉन और यूरेनियम के साथ करेगा फिजन। ऐसे करते करते एक चेन ऑफ न्यूक्लियर फिजन होता है, उसी को बोलते हैं चेन न्यूक्लियर रिएक्शन। वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझिए। एक यूरेनियम में जब एक न्यूट्रॉन आया वहां से 3 आ गया, फिर सिमिलरली यहाँ पर क्या हुआ 236, यूरेनियम 92, यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से 4 न्यूट्रॉन आ गया। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ सोचिए, दिमाग में विजुअलाइज कीजिए। एक न्यूट्रॉन से 4 न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन, कैसे हो रहा है फिजन में, इसी के बारे में हम लोग अभी चेन न्यूक्लियर रिएक्शन में देखेंगे। देखिए फिर क्या होता है चेन न्यूक्लियर रिएक्शन। और उससे पहले एक एनर्जी कितना निकल रहा है इस फिजन में, वो अगर हम लोग देखना चाहिए वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वो आप लोग के सिलेबस में नहीं है तो वो हम लोग नहीं करते, डायरेक्ट जाते हैं चेन न्यूक्लियर रिएक्शन में। सो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अभी व्हाट इज चेन न्यूक्लियर रिएक्शन, अभी नोट डाउन कीजिए चेन न्यूक्लियर रिएक्शन। अभी है चेन न्यूक्लियर रिएक्शन। चेन न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है, ये है हम लोग का ये है एक न्यूट्रॉन 1N0, ये है यूरेनियम 23592, यहाँ पर आके कोलाइड किया तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हो गया यूरेनियम 236, यूरेनियम 92 हो गया। 1N0 जब यूरेनियम 235 के साथ कोलाइड किया कि 236 92, और ये क्या हो गया, ये हाईली अनस्टेबल, ये फिजन परफॉर्म करेगा। फिजन परफॉर्म करने के बाद क्या होगा, 3 न्यूट्रॉन रिलीज होगा। यहाँ पर एक न्यूट्रॉन रिलीज हो रहा है 1N0, यहाँ पर एक न्यूट्रॉन रिलीज हो रहा है 1N0, यहाँ पर एक न्यूट्रॉन रिलीज हो रहा है 1N0, 3 न्यूट्रॉन रिलीज हो रहा है। ये 3 न्यूट्रॉन फिर से यूरेनियम के साथ कोलाइड करेगा, फिर क्या हो जाएगा, ये 3 यूरेनियम फिर से कोलाइड करेगा एक यूरेनियम के साथ, क्योंकि एक जगह में तो सिर्फ एक यूरेनियम का मॉलिक्यूल नहीं है, मतलब एक यूरेनियम का एटम नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूरेनियम एटम्स आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर है किसी जगह में जहाँ पर होगा। फिर यहाँ से और 3 न्यूट्रॉन निकलेगा, यहाँ से और 3 न्यूट्रॉन निकलेगा 1N0, 1N0 और 3 न्यूट्रॉन 1N0, यहाँ से और 3 न्यूट्रॉन निकलेगा 1N0, 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 और यहाँ से और 3 न्यूट्रॉन निकलेगा। अगला समझ पा रहे हैं, 1N0, 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 फिर ये और भी यूरेनियम के साथ कोलाइड करेगा। ये जितना इंडिविजुअल यूरेनियम न्यूट्रॉन है ये और भी यूरेनियम के साथ कोलाइड करेगा। देखिए क्योंकि बहुत सारा यूरेनियम एटम प्रेजेंट है और यूरेनियम के साथ कोलाइड करेगा। ये फिर से 3 होगा, ये फिर से 3, 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 ये फिर से 3। मतलब समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एक न्यूट्रॉन शुरू किया था यूरेनियम 235 के साथ, फिर वहाँ से चलता ही आ रहा है, मतलब चेन इज इंक्रीजिंग, और दिस इज द मतलब अनकंट्रोलेबल न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। ये एटम बम बनाने का भी एक मतलब टेक्निक है, मतलब एटम बम नहीं मतलब, लेकिन ये जो अगर हो गया किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट में, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसे आप लोग सोचे थे चेरनोबिल अटैक हुआ था, उसका जैसे कुछ अगर हम लोग का कुछ डिजास्टर एक्सीडेंट हो गया तो दिस इज हाउ इट ऑकर्स। मतलब एक बार अगर शुरू हो गया इसका ख़त्म करने का कोई टेक्निक नहीं है, क्योंकि देखिए एक मैंने क्या किया, जैसे एक न्यूट्रॉन मैंने सिर्फ एक यूरेनियम के ऊपर अप्लाई किया था, वहाँ से देखिए 236 92 में कितना न्यूट्रॉन निकल रहा है। मतलब चेन न्यूक्लियर रिएक्शन चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। दिस इज कॉल्ड चेन न्यूक्लियर रिएक्शन। कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है देखिए। अब हम लोग का जो न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर पावर प्लांट किस में यूज़ होता है, ड्यू टू मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। न्यूक्लियर पावर प्लांट इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए ये चेन न्यूक्लियर रिएक्शन में अगर हम लोग ऐसे अनकंट्रोल रिएक्शन होता रहा तो हम लोग का क्या होगा, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होगा, लेकिन उसके साथ एक्सीडेंट का बहुत चांस है। तो हम लोग को कंट्रोल न्यूक्लियर चेन रिएक्शन करना पड़ता है। हम लोग को जो हम लोग का इंडस्ट्री या न्यूक्लियर पावर प्लांट रहता है,
इसको देख लीजिएगा, इसको ड्राइंग कर लीजिएगा कॉपी में। दिस इज चेन न्यूक्लियर रिएक्शन। हम लोग को करना पड़ता है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। वी हैव टू डू कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट। कंट्रोल चेन रिएक्शन इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। हम लोग को करना पड़ता है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। नाउ व्हाट इज कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन? व्हाट इज कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन? कंट्रोल चेन रिएक्शन में एक फिशन के साथ एक ही फिशन होता है। मतलब ये है यूरेनियम एटम, यहाँ पर हम लोग का 1n0 न्यूट्रॉन कोलाइड करेगा। यहाँ से जो 3 न्यूट्रॉन निकलेगा, यहाँ से जो 3 न्यूट्रॉन निकलेगा 1n0 1n0 1n0, ये से बाकी 2 न्यूट्रॉन को हम लोग ब्लॉक कर देते हैं। मतलब जो कंट्रोल चेन रिएक्शन न्यूक्लियर पावर प्लांट में रहता है, बाकी 2 न्यूट्रॉन को हम लोग ब्लॉक कर देते हैं, सिर्फ एक न्यूट्रॉन यूरेनियम के साथ कोलाइड करेगा। फिर यहाँ से जो 3 न्यूट्रॉन निकलेगा, यहाँ से जो 3 न्यूट्रॉन निकलेगा, ऐसे करके 3 न्यूट्रॉन निकलेगा, फिर से हम लोग बाकी 3 न्यूट्रॉन को ब्लॉक कर देते हैं, सिर्फ एक के अंदर देते हैं। फिर यहाँ से 3 निकलेगा, ऐसे करके 3 निकलेगा, यहाँ से हम लोग इसको देते हैं। फिर ऐसे मतलब बाकी 2 न्यूट्रॉन्स जो होता है उसको हम लोग ब्लॉक कर देते हैं, सिर्फ हम लोग एक न्यूट्रॉन को लेते हैं। मतलब व्हेन वन फिजन, इसका कंडीशन क्या है? व्हेन वन फिजन कॉजेज वन फिजन, मतलब एक फिजन से एक ही फिजन हो रहा है। लेकिन पिछले वाला जब अनकंट्रोल्ड हुआ था वहाँ पर क्या था? एक फिजन से 3 फिजन होता था। लेकिन इधर क्या हुआ? एक फिजन से एक फिजन, फिर एक फिजन से एक फिजन, फिर एक फिजन से एक फिजन। तो कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं ना? मतलब एक फिजन कॉजेस वन फिजन। सो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन इन अ कंट्रोल्ड मैनर। और अगर अनकंट्रोल्ड हुआ, अगर अनकंट्रोल्ड हुआ तो क्या हो जाएगा? अनकंट्रोल्ड होने से एक्सीडेंट हो जाएगा, मेजर एक्सीडेंट। जैसे हिरोशिमा नागासाकी में हुआ था। हिरोशिमा नागासाकी में क्या हुआ था? जब हम लोग का एटम बम गिरा था, एक एटम बम गिरने से वो तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट था, तो फिर क्या हुआ था? वहाँ पर एक अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन हुआ था। मतलब एक न्यूट्रॉन तो निकला था एटम बम से, लेकिन वो अपना रिएक्शन करते करते इतना फैल गया। आज भी अगर कोई बच्चा हिरोशिमा नागासाकी में पैदा होता है, वो दैट चाइल्ड इज बॉर्न विद डिसेबिलिटीज़। मतलब अभी भी, इतना साल पहले हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में, लेकिन अभी भी वहाँ पर अगर कोई चाइल्ड बर्थ हुआ तो वो क्या होता है? डिसेबिलिटीज़ के साथ होता है। तो ये कैसे हुआ? दिस इज बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। तो दिस इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ द साइंटिस्ट टू डू द न्यूक्लियर फिजन इन ए कंट्रोल्ड मैनर। अगर अनकंट्रोल, थोड़ा सा भी अनकंट्रोल हुआ तो क्या हो जाएगा? पूरा हम लोग का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड, मतलब ये साइंटिस्ट का बहुत ही मतलब जहाँ पर काम होता है। और मैं न्यूक्लियर रिएक्टर में अगर हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यूक्लियर पावर प्लांट में कैसे होता है थोड़ी इसके बारे में बात करें। बहुत सारे वहाँ पर मतलब होता है जो हम लोग को हेल्प करता है कि ज़्यादा ना फैले, जैसे हैवी वाटर, उसके बाद और भी बहुत कुछ होता है। उसके बारे में सेपरेट वीडियो में बात करूँगा। अभी अगर मैं बोलना जाऊँ न्यूक्लियर पावर प्लांट का प्रोसेस तो आप लोग को सर दिमाग में समझ नहीं आएगा, उसको डिटेल्स में मेरे को समझाना पड़ेगा। लेकिन सब ये सिर्फ देख लीजिए कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कैसे होता है, सिर्फ ये समझ के रखिए अभी तक। उसके बाद हम लोग देखेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट में कैसे क्या चीज़ होता है। तो ये था कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन। इसके बाद हम लोग को देखना पड़ेगा व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज इन चेन रिएक्शन। व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज इन चेन रिएक्शन, मतलब जब चेन रिएक्शन होगा उसमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज साइंटिस्ट को फेस करना पड़ता है, वो देखते हैं क्या होता है। डिफ़िकल्टीज इन चेन रिएक्शन, क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ता है चेन रिएक्शन में। जो फर्स्ट डिफ़िकल्टी है वो है पुअर कंसंट्रेशन ऑफ फ्यूल। मतलब फ्यूल की कमी, फ्यूल ज़्यादा नहीं रहता। न्यूक्लियर फिशन में मेन फ्यूल क्या है? मेन फ्यूल है यूरेनियम 235,
यूरेनियम 235 92, दिस इज़ द मेन फ्यूल ऑफ न्यूक्लियर फिजन। लेकिन हम लोग का जो नेचर में यूरेनियम रहता है वो मैक्सिमम यूरेनियम हम लोग का नेचर में क्या एग्जिस्ट करता है, 238 यूरेनियम 92। हम लोग का नेचर में मैक्सिमम यूरेनियम रहता है 238 92, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए 235 92, मतलब 99.7% है यूरेनियम 238, ओनली 0.3% है यूरेनियम 92 नेचर में। मतलब इतना रेयर है यूरेनियम 92, बहुत ही रेयर है। मतलब सोचिए नियर अबाउट में सोच लिए, इतना क्लोज नहीं हो गया, भी सोच लीजिए 99.5 है और ये 0.5% है, मतलब बहुत ही कम है। ये मैक्सिमम रहता है 238 92, लेकिन इसमें से न्यूक्लियर फिजन नहीं होगा, उसका भी एक रीज़न है वो मैं बोलूँगा। लेकिन सिर्फ फिजन के लिए सिर्फ यूरेनियम 235 चाहिए, इसके ऊपर न्यूट्रॉन होगा तो क्या होगा, यूरेनियम 236 92, 236 से क्या हो, न्यूट्रॉन और भी एग्रीटेटेड होता है। मैं थोड़ी देर पहले इसके बारे में बात किया था। लेकिन नेचर में यूरेनियम 235 92 बहुत ही रेयर है। तो इसके बारे में क्या, क्यों, इसमें यह है फिजन, यह है नॉन फिजाइल, यह है नॉन फिजाइल। नॉन फिजाइल मतलब दैट डू नॉट हेल्प्स इन फिजन, यह है नॉन फिजाइल। लेकिन ओनली फिजन इज पॉसिबल, फिजाइल लिख दीजिए। ओनली यूरेनियम 235 इज फिजाइल, बट यूरेनियम 238 92 इज नॉन फिजाइल। अब व्हाई 238 नॉन फिजाइल, क्योंकि यूरेनियम 238 कैन ओनली बी फिजाइल्ड, कैन ओनली बी फिजन्ड इन एक्सट्रीम कंडीशंस, इन एक्सट्रीम कंडीशंस। कब फिजाइल होता है, इन एक्सट्रीम कंडीशंस। दैट इज क्या एक्सट्रीम कंडीशन होता है, हाई टेम्परेचर हाई एनर्जी में, बहुत ही हाई एनर्जी में, मतलब 1 MeV और मोर, दैट इज इन वेरी हाई एनर्जी। कैसे, 1 MeV एनर्जी और मोर, इतना एनर्जी होगा तो ही हम लोग का फिजन होगा, नहीं तो 238 92 में फिजन नहीं होगा। और 1 MeV एनर्जी बहुत ही हाई एनर्जी है एक फिजन के लिए। सो हम लोग देखते हैं यूरेनियम 238, सो 238 यूरेनियम कैन नॉट बी फिजन्ड। सो क्या होता है, ये क्या करता है, इट परफॉर्म्स बीटा डीके। यूरेनियम 238 क्या करता है, बीटा डीके करता है, लेकिन इसमें फिजन करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि 1 MeV एनर्जी लगता है। 1 MeV एनर्जी मतलब बहुत एनर्जी है, मैं लिख रहा हूँ 1 MeV, लेकिन 1 MeV एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में 1 MeV एनर्जी सप्लाई करना बहुत ही मतलब हार्ड काम है। इसलिए जितना भी यूरेनियम 238 है वो सब क्या करता है, बीटा डीके करता है। सो दिस इज नंबर 1 डिफिकल्टी इन चेन रिएक्शन, पुअर कंसंट्रेशन ऑफ फ्यूल। उसके बाद और क्या है, और क्या डिफिकल्टीज है, और है क्रिटिकल मास। जो हम लोग का नेक्स्ट हम लोग का प्रॉब्लम है वो है क्रिटिकल मास। अब क्रिटिकल मास क्या है, अगर कुछ डाउट्स हो रहा है आप लोग कमेंट्स में इजीली पूछ सकते हैं, मैं सब कुछ का आंसर कमेंट्स में दूंगा। सो व्हाट इज द नेक्स्ट डिफिकल्टीज इज क्रिटिकल मास डिफिकल्टी, क्रिटिकल मास। अब क्रिटिकल मास क्या है, क्रिटिकल मास का कुछ कॉन्सेप्ट आप लोगों के पास पहले से है। मतलब हम लोग का कुछ लिमिटिंग, कुछ हम लोग का रहता है स्लो न्यूट्रॉन्स मूव। अगर हम लोग का जो स्लो न्यूट्रॉन्स है, जो ये मतलब थोड़ा मतलब कॉम्प्लेक्स, मैं सिलेबस से बाहर जा रहा हूँ धीरे धीरे। क्रिटिकल मास का मतलब स्लो न्यूट्रॉन्स अगर रहा, सो वो भी यूरेनियम में जाके धक्का अगर मारे वो भी फिजन में हेल्प कर सकता है। लेकिन स्लो न्यूट्रॉन्स मतलब बहुत ही आस्ते आस्ते जाता है, मतलब वहाँ पे चेन रिएक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है स्लो न्यूट्रॉन्स में। ये क्रिटिकल मास का एक बात है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स में हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि ये आप लोग का सिलेबस का पार्ट नहीं है। मेन जो डिफिकल्टी है यूरेनियम 235 का अवेलेबिलिटी कम होना, यही कंसिडर कर चलिए कि इसके बारे में अगर बोलना जाऊँ बहुत इसका हिस्ट्री है। लेकिन इतना अगर आप लोग को अभी बोल दिया, आप लोग तभी क्लास 12 में है, आप लोग को मतलब सिलेबस में नहीं है, तो मैं रिकमेंड करूँगा इसको मैं ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। आप लोग सिर्फ अभी इसी में कंसंट्रेट कीजिए कि हम लोग का यूरेनियम का अवेलेबिलिटी जो 235 यूरेनियम है वो बहुत ही लो है, लेकिन हम लोग को 238 में हम लोग तो नहीं कर सकते, जिसका 99% हम लोग के यूनिवर्स में है।
यूनिवर्स नहीं, हम लोग के प्लैनेट में है यूरेनियम 238, वो फिजन कैन नॉट बी हैपन बाय फिजन, वो क्या करता है, बीटा डीके करता है। तो यही मेन डिफिकल्टी सोचिए। अभी हम लोग जो लास्ट पार्ट आज के वीडियोस में देखेंगे वह है कंट्रोलिंग रेट ऑफ फिजन, वो है रेट ऑफ फिजन, रेट ऑफ फिजन दैट इज के। रेट ऑफ फिजन को हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं। अब के क्या है, के है नंबर ऑफ फिजन्स इन प्रेजेंट जनरेशन, के है द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ फिजन इन प्रेजेंट जनरेशन बाय नंबर ऑफ फिजन्स इन प्रीवियस जनरेशन। प्रेजेंट जनरेशन में कितना फ्यूज़न हो रहा है, उसके साथ प्रीवियस जनरेशन में कितना फ्यूज़न होके आया है, फ्यूज़न है सॉरी फिजन, उसका रेशियो है के, दैट इज रेट ऑफ फिजन। सो अगर के इक्वल्स टू 1 रहा, केस 1, इफ के इज इक्वल्स टू 1, के इक्वल्स टू 1 मतलब जो प्रेजेंट जनरेशन में जितना फ्यूज़न था उतना ही होगा प्रीवियस जनरेशन में, दैट इज 1 फ्यूज़न कॉजेस 1 फ्यूज़न। मतलब k इक्वल्स टू 1 मतलब क्या, नंबर ऑफ फ्यूज़न प्रेजेंट जनरेशन इक्वल्स टू नंबर ऑफ फ्यूज़न प्रीवियस जनरेशन, दैट इज 1 फ्यूज़न causes 1 फ्यूज़न। सो इसका मतलब क्या है, दिस इज कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ये क्या है, ये कंट्रोल चेन रिएक्शन है। सो मैं थोड़ी देर पहले जिसके बारे में बात कर रहा था जो वो ये ही है, मतलब कंट्रोल चेन रिएक्शन। अभी अगर k ग्रेटर देन 1 है, अभी केस 2 इफ k इज ग्रेटर देन 1, कैमरा में आ रहा है ये वाला, मैं थोड़ा चेक करता हूँ कि हाँ कैमरा में आ रहा है। इफ k इज ग्रेटर देन 1, सो 1 फ्यूजन कॉजेस मोर देन 1 फ्यूजन। k ग्रेटर देन 1 मतलब क्या है, नंबर ऑफ फ्यूजन इन प्रेजेंट जनरेशन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ फ्यूजन प्रेजेंट इन प्रीवियस जनरेशन। मतलब 1 फ्यूजन कॉजेस मोर देन 1 फ्यूजन। इसको नोट डाउन कीजिए, एक फ्यूजन से मोर देन 1 फ्यूजन हो रहा है। सो ये क्या है, ये अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है। ये क्या है, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, दैट इज रेट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड इज इंक्रीज। मतलब कि जितना एनर्जी आया है वो एनर्जी इंक्रीज कर गया, जितना एनर्जी निकला है एक फ्यूजन के बाद से एनर्जी क्या है, इंक्रीज हो रहा है, एनर्जी से इंक्रीज। और अगर k लेस देन 1 है, अगर केस 3 क्या है, देखिए एकदम सिंपल है, k इक्वल्स टू 1 मतलब दिस इक्वल्स टू दिस, k इज ग्रेटर देन 1 मतलब दिस ग्रेटर देन दिस, k लेस देन 1 मतलब दिस लेस देन दिस, दैट इज केस 3, दैट इज k लेस देन 1, दैट इज नंबर ऑफ फ्यूजन डिक्रीजेस, दैट इज नंबर ऑफ फ्यूजन decreases, that is energy is less liberated, energy is less liberated। बहुत ही कम एनर्जी लिबरेट हो रहा है, ज़्यादा फ्यूजन नहीं हो रहा है, एनर्जी बहुत ही लेस लिबरेट हो रहा है, नंबर ऑफ फ्यूजन डिक्रीजेस। सो न्यूक्लियर फ्यूजन में हम लोग जो पढ़े आज वो आज के वीडियो में करूँगा इनफ है, क्योंकि आप लोग का सिलेबस में क्लास 12 का जो सिलेबस है वो उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन का यहीं तक दिया हुआ है। और नेक्स्ट वीडियो मेरा जो आएगा वो न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर होगा। फ्यूजन और भी इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो रेडियो एक्टिविटी का सीरीज़ ऐसे चलता रहेगा। और 2-3 वीडियो में पूरा न्यूक्लियर फिजिक्स जो हम लोग का सीरीज़ चल रहा है रेडियो एक्टिविटी के ऊपर, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कुछ नया टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट आप लोग को दिखाइए कि एक वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्लीज़ सपोर्ट मी, क्योंकि अभी सिर्फ मेरा चैनल ग्रो कर रहा है धीरे धीरे।
आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ही मैं और भी मोटिवेटेड होऊंगा और आप लोगों के लिए नया नया टॉपिक और भी मैं पढ़ाऊँगा, इसके बारे में पढ़ाऊँगा नहीं, हम लोग डिस्कस करते हैं। मैं बोलूँगा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग भी कुछ सजेस्ट कीजिए, मैं भी कुछ करूँगा सजेस्ट, ऐसा करके हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स का वेरियस टॉपिक। तो ठीक है, और आप लोग अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है आप लोग प्लीज़ उसको सजेशन दीजिए मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो ठीक है, पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू।